स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट साथी में। स्टूडेंट साथी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस को ला रहा है, जिससे कि आप प्रैक्टिस करो और अपने गोल को अचीव करो। यहाँ हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग बहुत इजी मेथड में सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं अपने सारे क्वेश्चन को ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो हम लोग अपना आज का क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, टीचर्स सक्सेस डिपेंड अपॉन, ठीक है, टीचर का जो सक्सेस होता है किस पे डिपेंड होता है? स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या होगा आपका? हिज रिनोसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर, हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी, और हिज कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटीज विथ स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, और हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स। तो स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका जाएगा डी। कैसा होना चाहिए कि मास्टरी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट्स में, ठीक, और क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए, जिससे कि आप कंट्रोल कर सको स्टूडेंट्स को एजुकेशन के फॉर्म में, और कंस्ट्रक्टिव हो आपका जब भी आप पढ़ाओ तो आपके टॉपिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स विल बी लाइक मोस्ट? कैसे टीचर जो है, जो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? कौन सा? तो टीचर ऑफ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड, लविंग टीचर, टीचर हु इज अ डिसिप्लिन्ड, और टीचर हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे टीचर को सबसे ज़्यादा हम लोग लाइक करते हैं? जो डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि जब टीचर डिसिप्लिन्ड होगा तो उसकी जो एजुकेशन होगी, वो जब वो अपने पढ़ाएगा क्लास में, तो वो क्या होगा? एक प्रॉपर वे में होगा, सीक्वेंस होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और बच्चों को क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो सिखा सके, पढ़ा सके। तो डिसिप्लिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टीचर के लिए। अगर टीचर डिसिप्लिन्ड है तो बच्चों में भी वो अनुशासन लाने की कोशिश करेगा क्या? वो ला देगा उन्हें, उस तरह से वो डेवलप करेगा अपने एजुकेशन के थ्रू, जिससे कि बच्चे भी एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे। तो डिसिप्लिन्ड होना एक टीचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या होता है? टू मेक स्टूडेंट डू देयर होमवर्क, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ठीक है, टीचर के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट कि जब भी वो पढ़ाए तो वो काफ़ी इंजॉयबल हो, स्टूडेंट जो है वो इंजॉय करे, उसे बिल्कुल कनेक्ट कर पाए अपने लाइफ से, अपने डेली लाइफ से, जिससे कि चीज़ों को ना वो सिर्फ याद करे, उसे समझे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करे। ठीक है, तो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जब भी पढ़ा रहा है तो बिल्कुल ही वो इंजॉयबल हो, बच्चे इंजॉय करें, ऐसा नहीं कि बोरिंग हो। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि पहले क्या था कि ABCD पढ़ाया जाता था तो स्लेट पे लिखते थे हम लोग, कॉपी या पेंसिल से लिखते थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी ABCD को पढ़ाने का एक नया ढंग आ गया। आप कार्टून के थ्रू पढ़ा सकते हो, आप गेम के थ्रू पढ़ा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल को डिजिटल कर दिया गया कि बच्चे जो है खेल खेल में पढ़ लेते हैं कि ABCD क्या होता है, क ख ग जैसे। तो इसी तरह से टीचर को बिल्कुल भी ऐसा पढ़ाना चाहिए, इस तरह से वो ट्रांसफ़र करना चाहिए एजुकेशन जो काफ़ी इंजॉयबल हो और इंटरेस्टिंग हो। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? हम लोग इसको देखेंगे कि वैल्यू एजुकेशन पे हम लोग जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ बाय मीन विच अ पर्सन डेवलप एबिलिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इन द सोसाइटी जहाँ पे वो रह रहा है। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है कि आपका जो भी एजुकेशन हो वो वैल्यूबल हो, ठीक है, वैल्यू हो, आप उससे सोसाइटी में कुछ अच्छा ट्रांसफ़र कर सको। ठीक है, और क्या होगा कि आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हो, क्योंकि एजुकेशन होता है जिसमें लोग वहाँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों चीज़ आते हैं। तो एजुकेशन को जब भी आप पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो उसके लिए क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए, उसे आप कंस्ट्रक्टिव लेके चलो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ने पर अपने आप को शो ऑफ करो और उसे निगेटिव चीज़ों में भी लाओ। इस वैल्यू एजुकेशन में देखते हैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। इंडिविजुअल में क्या होगा कि टू एनेबल स्टूडेंट टू अचीव पर्सनल फुलफिलमेंट, सक्सेस ऑफ लाइफ एंड वर्क। ठीक है, और ये सोसाइटल पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि
टू प्रिपेयर यूथ टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड, ठीक है। सोसाइटी, क्योंकि आप पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ आप सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर सको, ऐसा एजुकेशन हो। तो वैल्यू एजुकेशन क्या हुआ कि पर्सनल के साथ साथ आप सोसाइटी और वर्ल्ड को भी डेवलप कर सको, अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे भी दे सको, ठीक। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट है, ठीक है, की डेवलपमेंट है जो हमारे वैल्यू एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्या करता है, इसका है कि ये इम्फेसाइज करता है कैरेक्टर बिल्डिंग को। इसका क्या काम है कि ये कैरेक्टर बिल्डिंग को इम्फेसाइज करता है जिस ड्यूरिंग द डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन। छवन कमेटी का रिपोर्ट आपको 1999 में आया था। यहाँ इसका काम था कि प्रोवाइड इम्पेटस टू रेज्यूम वर्क ऑन वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपके की पॉइंट है जो आपके वैल्यू एजुकेशन को आपको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। या जब वैल्यू एजुकेशन की बात आती है तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी है जो हमें इशू होता है, जिससे हायर एजुकेशन में लोगों को बहुत मुश्किल होती है क्योंकि एक्सेस नहीं होते, लैक ऑफ नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, टीचर्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या इशू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे NPSC ट्रांसलेट द विजन ऑफ द राधा कृष्ण कमीशन एंड कोठारी कमीशन है इनटू एक्शन लेवल पॉलिसी बाय सेटिंग 5 मेन फॉर गोल फॉर हायर एजुकेशन। इन्होंने 5 पॉइंट दिया है जो आपके वैल्यू एजुकेशन के लिए क्या एक्सेसिबल हो, ठीक है, आप एक्सेस कर सको, आप कहीं भी हो आप एक्सेस कर सको, ठीक है, इक्विटी हो, ठीक है, फेयर एक्सेस हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब जो हायर लेवल के हैं सिर्फ वही एक्सेस कर सके, जो पुअर बच्चे हैं वो नहीं कर सके। तो बिल्कुल इक्वालिटी हो, ठीक है, क्वालिटी हो आपके एजुकेशन में और प्लस एक्सीलेंस हो, ठीक है, रिलेवेंस हो और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए क्योंकि जब इतना आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करोगे तभी आपका हायर एजुकेशन का एक सीक्वेंस बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन क्या स्टैंड करता है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ये क्लियर हो गया। ऑल राउंड होगा डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, आप पर्सनल के साथ साथ आप सोशल, नेशन, वर्ल्ड, हर एक लेवल पर आप एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कर सकोगे। When a normal student behave in an erratic manner in the class you would, ठीक है, जब एक सामान्य छात्र कक्षा में अनियमित व्यवहार करता है तो क्या उस टाइम आप क्या करोगे, ठीक है। मान लो कि आप एक टीचर हो और कोई बच्चा अनियमित व्यवहार कर रहा है तो आप उस टाइम क्या करोगे, आप ऐसे सोच के इस टाइप के प्रश्न को आप सॉल्व करो, ठीक। पुल अप द स्टूडेंट देन एंड देयर, ठीक है। टॉक टू स्टूडेंट आफ्टर द क्लासेस, ask the student to leave the class और ignore the student। तो हम लोग यहाँ इसको इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, बच्चों के साथ भी और खुद के साथ भी, क्योंकि एक टीचर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाएगा टॉक टू स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, क्योंकि आप बच्चों से पूछो कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो अनियमित तरीके से आ रहे हैं, उन डिसिप्लिन क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन्हें क्या समस्या आ रही है, क्योंकि जब आप बात करोगे तो बच्चे आपसे बोलेंगे, ठीक। तो एक टीचर को बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च इज ऑलवेज, शोध हमेशा होता है। शोध हमेशा क्या होता है, तो वेरीफाई द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज और ऑल ऑफ, ठीक है। सारे चीज रिसर्च क्या करता है, तो रिसर्च क्या करता है, आपको वेरीफाई करता है ओल्ड नॉलेज को और क्या करता है, एक्सप्लोर भी करता है, ठीक है, रिसर्च में आपका आ रहा है। फिर फिलिंग द, वो एक गैप भी फिलिंग करता है, क्योंकि जब हम लोग रिसर्च वैसे टॉपिक पे करते हैं जिनका आंसर हमारे पास नहीं होता है, तो वो क्या करता है, रिसर्च क्या करता है, उस गैप को फिल करता है, ठीक है, फुलफिल करता है। क्या करता है कि वो रिसर्च होता है, उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन निकालता है और लोगों को बताता है, ठीक है। तो आपका रिसर्च जो है वो एक काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रिसर्च हैड अप्लाई द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये सारे ऑप्शंस डिस्कस किए जा चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखिए, और जो भी टॉपिक डिस्कस है उसका MCQ के फॉर्म में हमने उसे डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च में होता है कि आप क्या करते हो कि ऐसा रिसर्च जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है, वो क्या होता है उसमें। अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग कि सॉल्व स्पेसिफिक
प्रैक्टिकल फेसिंग सोसाइटी, ठीक है, उसको जो भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसका और हम लोग इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में और अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो हम लोग अप्लाइड रिसर्च को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आपने ये भी देख लिया। एक्शन रिसर्च आपको पता है, एक्सपेरिमेंटल और या तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। When a research problem is related to the heterogeneous population, the most suitable sample method, तो सैम्पलिंग टॉपिक ये भी हमने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड, कन्वीनियंट और लॉटरी। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे होगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होगा। क्यों होगा कि व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम, जब रिसर्च प्रॉब्लम, जब एक शोध समस्या विषय जनसंख्या से संबंधित होती है तो सबसे उपयुक्त तो क्या होता है, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ग्रुप के फॉर्म में करते हैं। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल में हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्यों करें, जिससे कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकें, राइट। मैनिपुलेशन, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ मैनिपुलेशन होगा, वहाँ पर क्या रेप्लिकेशन भी होगा, ठीक। कंट्रोलिंग भी होगा, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ तेजी से या फिर धीरे धीरे वहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो चेंज होते हैं, वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ कंट्रोलिंग भी होना चाहिए। अच्छा, रेफरेंस कलेक्शन, क्या रेफरेंस कलेक्शन जरूरी है आपके एक्सपेरिमेंटल में, तो नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट में आपका रेफरेंस कलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी होगा आंसर यहाँ पे। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट फिजिबल ओनली व्हेन, ठीक है, एक शोध समस्या तभी संभव नहीं है जब, ये कब नहीं है, तो इट इज अ रिसर्चेबल, इट इज अ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, टू इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, इट हैज़ अ यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, ठीक। तो यहाँ हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इस टर्म को समझा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट में क्या होता है कि आप चीज़ों को वहाँ पर चेंज करते हैं, वहाँ चेंज हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्या होता है कि वहाँ पे उसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इट इज अ न्यू एंड ऐड समथिंग टू नॉलेज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंडिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया में पर्यावरण गिरावट का संकेत है। तो ये आपको जब आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ 10 यूनिट्स है, ठीक है, 10 यूनिट्स में आपको इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ना है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्रम्बलिंग हेल्थ केयर सिस्टम, इनएडिक्वेट पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम और रेडिकली चेंजिंग मॉनसून पैटर्न। तो आप क्वेश्चंस पढ़िए और क्वेश्चंस पढ़ के आप क्या कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। तो सोशल इकोनॉमिक ये आपका इन्वायरमेंट में इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम ये भी नहीं, आपका क्वेश्चन देखिए तो यार रेडिकली चेंजिंग, जब मौसम चेंज होता है तो आपके इन्वायरमेंट भी उसका इफेक्ट दिखता है आपको, ठीक है। कम्युनिटी रेडियो इज अ टाइप ऑफ रेडियो सर्विस दैट केटर टू द इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है। सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की रेडियो सेवा है जो निम्नलिखित के हित को पूरा करती है, तो वो क्या करती है, लोकल ऑडियंस को, ठीक है। ऑर्कुट आपने यूज़ किया होगा अपने स्कूल टाइम में, क्योंकि पहले ऑर्कुट चलता था। ऑर्कुट किसका पार्ट है आपका, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, ठीक है। इंट्रापर्सनल हमने डिस्कस कर लिया, मास भी कर लिया, ग्रुप भी कर लिया। ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो ये सारे ऑप्शंस टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं, काफ़ी अच्छे से डिस्कस हुआ है, तो आप उन सबको देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ हम लोग मैच द फॉलोइंग देखेंगे, तो अमृता यहाँ ये आपका डायरेक्ट है, तो आप ये चले जाओ, इसके साथ ऑप्शन आपका होगा ए, ठीक है। ए का क्या, अमृता साइकिल क्या होगा आपका, पेंटिंग हो जाएगा, और ठीक है। विच इज नॉट करेक्ट इन लेटेस्ट कम्युनिकेशन अवार्ड, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो आपका करेक्ट नहीं है, तो ये आपका
करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो भी रिलेटेड होंगे। जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो वहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिलेबस के अनुसार आप वहाँ से उस ऑप्शंस उस चीज़ों को नोट करो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके करंट से भी रिलेटेड होते हैं, तो ये उनमें से एक है। तो फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट अ कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं? तो अनऑथराइज अटैक, वायरस अटैक, डेटा ड्राइवन अटैक और फायर अटैक। तो हम लोग यहाँ पर अनऑथराइज अटैक में यूज करते हैं फायरवॉल का, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, जिससे आपका इजीली जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन हो रहा है और आप समझने के साथ साथ क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। साइलोजिस्टिक रीजनिंग क्या होता है? तो ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं डिडक्टिव, इंडक्टिव, एक्सपेरिमेंटल, हाइपोथेटिकल, तो अब जब आप पिछला वीडियो देखोगे और जाके आप जरूर देखो, क्योंकि जब वो वीडियो देखोगे तभी आप आगे के सेशन को समझ पाओगे। ये सारे जो भी आ रहे टर्म्स ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियो में। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका डिडक्टिव आ जाएगा, ठीक है। एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, तो एरर कंप्यूटर क्वेश्चंस भी आते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो बग आएगा आपका, एरर आता है कंप्यूटर में, तो बग्स के कारण, ठीक है। या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग टिपिकल कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो वेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट जो है वो लगभग सारे एरिया को कवर करता है अपने टॉपिक में, तो आप ये भी देखिए क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या होगा अगर कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे दे रहा है, तो आपका आंसर होगा बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है जिसे हम लोग बायोलॉजिकल मेथड से हम लोग उसको डिग्रेड करते हैं, जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है, ठीक है। फ्रेश वाटर अचीव इट्स ग्रेटेस्ट डेंसिटी, तो जो फ्रेश वाटर होता है उसका ग्रेटेस्ट जो डेंसिटी है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। Which of the following is not associated with earthquake, ठीक है। ये आप क्वेश्चंस देखो, अर्थक्वेक से कौन सा नहीं है। फोकस, जब भी अर्थक्वेक आता है तो आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि उसका फोकस कहाँ था जब अर्थक्वेक आया, तो एपी सेंटर कहाँ था उसका, ठीक है, सिस्मोग्राफिक कहाँ था, लेकिन स्वेल्स ये नहीं होता आपके अर्थक्वेक में, ठीक है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, आपने थोड़ा भी पढ़ा है, तो आप इजिली ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड आर फाउंडेड इन द रीजन, ठीक है। मतलब जो भी टॉलेस्ट ट्री है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन में, टेम्परेट रीजन में और मॉनसून रीजन में और मेडिटेरियन रीजन में। तो आपका टेम्परेट रीजन में क्या होगा कि आपके सबसे टॉलेस्ट ट्री आपके पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप नेशनल पार्क देखते होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी एक टॉपिक आ रहा है जहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। पेरियार आपको पता है, पेरियार आपका केरल होगा, पेरियार आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। सरिस्का आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक, और नंदन आपका हो जाएगा उड़ीसा और कॉर्बेट आपका हो जाएगा उत्तराखंड। तो जब आप नेशनल पार्क पढ़ते हो, ये सब क्या होता है कि नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा है, तो जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, तो आप वहाँ पे ज़रूर ध्यान दो कि कौन कौन से नेशनल पार्क में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हमेशा आपके करंट से रिलेटेड रहता है। तो अगर आप न्यूज़ भी फॉलो कर रहे हो तो आपका ये पोर्शन ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन द एम ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन एम क्या होता है, तो टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस और हार्मोनी, टू डेवलप ग्रेट पर्सनालिटी हु कैन गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ आप ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको साफ पता चल रहा है कि ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी,
ठीक है, सी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वैल्यू एजुकेशन लेते हो तो क्या करते हो, आप उसको यूज़ करते हो कंस्ट्रक्टिव वे में। ठीक है, आप क्या करते हो, जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो चीज़ों को समझते हो, उसे आप यूज़ करते हो, लोगों को भी अवेयर करते हो। जैसे अभी पॉल्यूशन के बारे में आ रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में आता है कि हम लोग एनालाइज करते हैं कौन से पॉलिटिशियन ने कितना अच्छा काम किया एजुकेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से, बिजनेस से, हर एक एरिया में हम लोग उसे देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एजुकेशन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के पर्पज से भी। नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली इज अटैच्ड टू तो पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। ठीक है, इलेक्शन ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी आर कंडक्टेड एंड अल्टीमेटली सुपरवाइज्ड बाई। ठीक है, तो जब इलेक्शन होता है स्टेट में या और जो पंचायत का, तो उसे कौन देखता है, तो उसे देखता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो सेंट्रल लेवल का होता है उसे देखता है चीफ इलेक्शन कमीशन। विच ओपिनियन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऐसा ओपिनियन है जो आपका करेक्ट नहीं है, तो एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी यूजीसी जो है आपका इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, नॉट करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। तो पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। और क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज द स्टैट्यूटरी बॉडी है रिलेटेड टू रिसर्च इन सोशल साइंस। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जो एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आपका जो एजुकेशन है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी तीनों जगह एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। अमेंडमेंट 86 जो है आपका, ये हम बात करता है राइट टू एजुकेशन, जिसके 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका सी होगा, सी आपका जो है वो ये पार्ट नहीं होगा। Enrollment in higher education in India is contributed both formal system of education and by system of distance education. Distance education contribute. Distance education कितना contribute करता है, तो 25% ऑफ फॉर्मल सिस्टम में। ठीक है, डिस्टेंट एजुकेशन और फॉर ये आप देख सकते हो, डिस्टेंट वो हो गया जो आपको ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, लाइक जैसे इग्नू हो गया। इग्नू क्या करता है, वो आपका डिस्टेंस एजुकेशन देता है, और ये एक ऐसा ओपन यूनिवर्सिटी है जो सबसे बड़ा है पूरे भारत में, इग्नू। ठीक है, ऐसा रीजनिंग फिर से हाँ, द यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, द यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज केम इनटू एग्जिस्टेंस टू इम्प्रूव द इक्वालिटी ऑफ टीचर। ठीक है, यूजीसी एकेडमिक रीजन इस क्या रीजन हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इस सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर रहा है या नहीं। जब अगर क्वालिफाई करता है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि दोनों सही होगा, और ये इसको एक्सप्लेनेशन करेगा। हम लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग पहले दोनों सेंटेंस को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पहला हम लोग ये देखते हैं कि दोनों सही है या नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्व क्या करते हैं, क्या सेकंड वाला स्टेटमेंट पहले सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं, हम लोग सेकंड में ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज केम इनटू एग्जिस्टेंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर। और रीजन क्या दे रहा है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर हैव टू अंडरगो बोथ ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेश कोर्सेज। ठीक है, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस किया है। ठीक है, टॉपिक पढ़ा हमने, फिर डिस्कस किया उसको एमसीक्यू के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ये जो ऐसे टॉपिक है इससे यूजीसी हमेशा क्वेश्चन पूछता है।
और जब आपका ये टॉपिक क्लियर होगा तभी आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू बना पाओगे एग्जाम में, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो इनको आपको अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो आप एमसीक्यू को यहाँ पे सॉल्व करो इस सीरीज़ में, और उसके बाद अपने चेक करो कि आपने कितने चीज़ों को याद किया है और उसे सीखा है। उसके बाद अपने वो सारे नॉलेज को, जो भी आपने सीखा है उसको आप एमसीक्यू में आप यूज़ करो कि चीज़ें आपकी कितनी क्लियर हो रही है, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने में काफ़ी इजी लगता है। आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ लोगे, आपको लगेगा कि आपको सब आता है, लेकिन जब आप एमसीक्यू बनाओगे तो वहाँ आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको वहाँ से सीखना है, आपको समझना है। तो हमारे वीडियो में क्या हो रहा है कि हम लोग चीज़ों को पढ़ा नहीं रहे हैं, हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझा रहे हैं और बहुत ही ईजी मेथड में। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।